हेलो एडिट्यूबर्स, हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले नमस्कार आप सबको। आई होप सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे आप नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है क्लास का वो है चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है इसी इंटर के अंदर ऐसे 500 की सीरीज और कुछ ऐसे 600 सीरीज के चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो ऐसे 500 के ऊपर होने वाली है और कुछ ऐसे और कवर करेंगे हम। तो ये जो क्लास है वो सीए इंटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीए फाइनल लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी लेवल पे हैं तो आपको ऐसे कवर अप करना है। यहाँ पे मैं आपको नोट्स के थ्रू मींस जो वैसे ही नोट प्रेजेंट करूंगी। ठीक है, वो नोट्स आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, तो मैं वो नोट्स वहां पे दे दूंगी। ठीक है, वो नोट्स आपको क्या करने हैं, आप एज इट इज पढ़िए उसको। और जैसा उस पॉइंट टू पॉइंट या क्रिप्स बेसिस पे लिखा हुआ है आप अपने एग्जाम्स के अंदर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि चैप्टर 4 के अंदर जो कि सीए इंटर की ऑडिट का चैप्टर 4 है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना पेन पेंसिल मॉड्यूल लेके आ जाइए और स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर 4 के अंदर हमें क्या क्या कवर अप करना है ये देखेंगे आज। तो बच्चों लोग रटना स्टार्ट कीजिए। सो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं ऑडिट एविडेंसेस का। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंसेस वन ऑफ दिस लार्जेस्ट चैप्टर इन द होल कोर्स ऑडिट एविडेंसेस। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर करने हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब कौन कौन सा टॉपिक्स जो हैं कवर करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको बेसिकली 2 सीरीज ऑफ ऐसे कवर करने हैं। कौन कौन से सीरीज ऑफ ऐसे हैं आपकी, ऐसे 500 सीरीज। ओके, सो ऐसे 500 सीरीज में हम क्या क्या कवर अप करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बेटा ये चैप्टर स्टार्ट होगा ऐसे 500 से, फिर इसके अंदर ऐसे 501, ऐसे 505, ऐसे ऐसे 500 सीरीज क्या 510, ऐसे 520, 530, ऐसे 540 सीरीज में आते हैं। लेकिन इसमें करने कौन से कवर है वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे 550, ऐसे 560, ऐसे 570 एंड वैसे 580। अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के अंदर कौन कौन से कवर अप करने हैं, आपको ऑब्वियसली ऐसे 500 कवर करने हैं, ऐसे 500 कवर करना है, ऐसे 501 कवर करना है, ऐसे 505 कवर करना है, 510, 520, 530, 540 नहीं है। ठीक है, ऐसे 550 कवर करना है, और जो 560 से लेकर 570 580 तक ये आपके हैं चैप्टर 7 के अंदर। ठीक है, ये हम कवर अप करेंगे चैप्टर 7 के अंदर। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 एसेस और 500 सीरीज के आपको ऑडिट एविडेंसेस चैप्टर में कवर करने हैं। और इसके अंदर प्लस ऐसे 600 सीरीज के आपके बेसिकली 3 ऐसे 600 610 620। बट इसमें आपको कौन सा कवर करना है, 610। 610 में कवर अप करा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। 610 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 600 जो ऐसे है वो हम चैप्टर नंबर 8 में कवर करेंगे। तो बेसिकली आपको कुल मिला के ये जो फोकस करता है वो चैप्टर ऐसे 500 की सीरीज पे फोकस करता है। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंसेस के नाम से है, तो सबसे पहले जो मेन डेफिनेशन दे रखी है ऑडिट एविडेंसेस के बारे में बताया गया है वो बताया गया है ऐसे 500 में। ठीक है, जब आपको ऐसे 500 समझ आएगा उसके बाद ही आप ऐसे 501 सो ऑन 505 ये ऐसे को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आज की क्लास में बने रही, मैं क्लास कवर अप करा रही हूँ आपका ऐसे 500 जो सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे 500 मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंसेस से। ओके,
सो ऑडिट एविडेंसेस, तो बेटा सबसे पहले जो एसए 500 है, ये बिल्कुल आपका, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपके लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब इसी तरीके से आप पढ़िए। अगर आप रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन देखिए, अगर आपका एग्जामिनर पूछता है किसी केस स्टडी में व्हाट इज द नीड ऑफ एन ऑडिट एविडेंसेस, तो आप सिर्फ इतने 4 पॉइंट्स लिखेंगे एंड यू विल गेट द मार्क्स। ओके, बट कंडीशन इज मस्ट कि आपको जो सीक्वेंस, जो कीवर्ड से रखे हैं उसी के हिसाब से लिखना है। तो चलिए बेटा समझते हैं नीड फॉर ऑडिट एविडेंसेस। सो सबसे पहले ऑडिट एविडेंसेस होता क्या है। तो नीड पढ़ने से पहले हम लोग हमें पढ़ना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या होता है, मैं लास्ट में आपको एक चार्ट बनवाऊंगी इसका, ठीक है। तो लास्ट की क्लास तक बने रहिएगा। यहाँ तो मैं आपको दोनों तरफ से बता रही हूँ, दोनों तरफ से मतलब कि आपको लिख के कैसा है, और लास्ट में मैं आपको फुल फ्लेज चार्ट बनवाऊंगी, ताकि आप खुद से भी वो चार्ट बना सकें और आपको ये चैप्टर और ये ऐसे पूरा आपके माइंड में सेट हो जाए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या होता है। तो एसए 500 ऑडिट एविडेंसेस डिफाइंस द ऑडिट एविडेंसेस एज अ इंफॉर्मेशन। ऐसे 500 डिफाइन करता है कि ऑडिट evidences is a information, this is a keyword used by the auditor in arriving at the conclusion on which audit opinion based। audit evidences क्या होता है, audit evidences होते हैं एक इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर यूज करता है। क्यों यूज करता है, क्योंकि उसको ऑडिट ओपिनियन, उसको कंक्लूजन देना पड़ता है अपना ऑडिट, उस कंक्लूजन पे, उसका ऑडिट ओपिनियन किस कंक्लूजन पे बेस्ड है। सपोज एक ऑडिटर का ओपिनियन है कि भैया आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करती, उसका ये क्या है, ओपिनियन है। तो उसका ओपिनियन था ट्रू एंड फेयर व्यू, उसने कंक्लूड क्या किया कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करती। तो किसी बेसिस पे तो कंक्लूड किया होगा, कोई सी इंफॉर्मेशन पे, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, किसी बेसिस पे तो उसने अपना ओपिनियन ड्राफ्ट किया होगा। तो उसने अपना ये ओपिनियन ड्राफ्ट किया है, वो इंफॉर्मेशन क्या कंसिडर होती है, आपकी ऑडिट एविडेंसेस। नाउ रिमेंबर, इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। आगे लिखा है ऐसे 500 ऑडिट एविडेंसेस इंक्लूड बोथ इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भैया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो इन्फॉर्मेशन है, जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वाउचर, सब्सिडरी बुक में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी इंक्लूड है, और जो इन्फॉर्मेशन एक ऑडिटर ने बाहर से कलेक्ट की है, अदर सोर्सेस से कलेक्ट की है, वो दोनों इन्फॉर्मेशन। तो आपको ऑडिट एविडेंसेस का मीनिंग समझ में आया, राइट। नाउ अब इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया, ये आपका स्टडी, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ये इंक्लूड होता है। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सब्सिडरी बुक्स होंगी, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की डिटेल्स, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, जो वट एवर आप सब्सिडरी लेजर्स बनाते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होंगी, ऑडिट एविडेंस, अकाउंट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। ओके, नाउ अब अदर इंफॉर्मेशन में क्या इंक्लूड होता है बच्चा लोग, अदर इंफॉर्मेशन में यही इंक्लूड होता है, अदर इंफॉर्मेशन विच अ ऑडिटर में यूज एज ऑडिट एविडेंसेस इंक्लूड्स। अब अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब ऑडिट, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, देखिए बच्चा लोग आप यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, वो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जो मैनेजमेंट ने बताई है वहां पे आपको मिल गई। लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोई कंपनी का कोई डिसीजन लिया होता है तो उसके उसकी जो समरी होती है कहाँ मिलती है, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में, रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स एंड मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, आपके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको उठा के यहाँ से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट स्टार्ट होता है इस ऑडिट एविडेंसेस में, अब वो याद है हमने जो फर्स्ट एविडेंस है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि पहले हमने ऑडिट एविडेंसेस का मतलब समझा कि ऑडिट एविडेंसेस होते क्या है। क्या होते हैं ऑडिट एविडेंसेस, एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑडिटर यूज करता है कंक्लूजन को डिराइव करने पे, ताकि उसके ओपिनियन उस कंक्लूजन पे बेस्ड हो सके। नाउ ना हो, अब सेकंड में आप ये रीडिंग करिएगा कि नीड फॉर ऑडिट एविडेंसेस, भैया ऑडिट एविडेंसेस की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले ऑडिटिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस, ऑडिटर इज कॉल्ड अपॉन टू एक्सेस द, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट क्या है।
ऑडिट एक लॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ऑडिटर को बुलाया जाता है, ऑडिटर को हैंड ओवर किया जाता है कि जो एक्चुअल सिचुएशंस हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उसको इवेलुएट कर सके और बता सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है या नहीं। नाउ objective examination connotates critical examination and scrutiny of the accounting statement with a view to assessing how the statement present the actual state of affairs. So audit का मतलब क्या है, ऑडिटर को एक लास्ट में कंक्लूजन देना पड़ता है कि जो जिस तरीके से उस जो ऑडिट एविडेंसेस, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने यूज की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है, एक्चुअल जो स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है या नहीं करती। नेक्स्ट, ऑडिटर नीड्स एविडेंसेस ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन टू अराइविंग इन जजमेंट। ऑडिटर को भैया उस जजमेंट पे, क्योंकि ऑडिट में जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट इंक्लूड होती है, ऑडिटर को जजमेंट देने के लिए कुछ ना इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, ऑडिट एविडेंसेस। नेक्स्ट, in accordance with SA 500, objective of auditor is to design and perform the audit procedure। ठीक है, SA 500 में ही आगे बताया गया है कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करे, ऑडिट प्रोसीजर को ड्राफ्ट करे, परफॉर्म करे, ताकि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस पे अपना बेसिस, अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए, कीवर्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। जब भी आप अपने ऑडिट एविडेंसेस के टर्म को लिख रहे हैं, ऑडिटर हैव टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस, तो ऑडिट एविडेंसेस के आगे ये दो शब्द और चिपका देना, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, सेकंड पार्ट क्लियर हो गया इस एसे का, एसे 500 का। तो अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चा लोग, अब तक हमने पढ़ा ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंसेस में अदर इंफॉर्मेशन में क्या चीज इंक्लूड होगी, और ऑडिट एविडेंसेस में काउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो इंफॉर्मेशन यूज हुई है वो क्या इंक्लूड होगी, और नेक्स्ट एस्पेक्ट हमने पढ़ा नीड फॉर ऑडिट एविडेंसेस। नाउ नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेकंड पार्ट इस ऐसे का स्टार्ट करने वाले हैं। वो सेकंड पार्ट क्या है इस ऐसे का, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ओके, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए, अगर आपके पास कोई अदर रेफरेंस सब्सिडरी बुक है, कोई रेफरेंस, आप कुछ भी सब्सिडरी मतलब कोई रेफरेंस बुक यूज करें, वेल एंड गुड, आप यूज करते चाहिए, लेकिन आपको स्पेसिफिकली नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको वहां पे ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। सो टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, बेटा यहाँ पे आपके ऑडिट एविडेंसेस टू टाइप्स में आपके डिपेंडिंग अपॉन नेचर और डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। डिपेंडिंग अपॉन नेचर, सो टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस की बात करूं मैं, ऑडिट एविडेंसेस तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, और दूसरा क्या है, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। डिपेंडिंग अपॉन नेचर के अंदर आपके थ्री टाइप्स के एविडेंस है, ऑडिट डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे लिखिए ऐसे, विजुअल्स एंड ओरल एविडेंसेस, विजुअल्स एंड ओरल एविडेंसेस। और जो डिपेंडिंग अपॉन सोर्स है यहाँ पे टू टाइप्स के हैं, इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। ये इस तरीके से आप इसका एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हैं, राइट। हालांकि चैप्टर के फिनिश होने पर मैं पूरे इस चैप्टर का ऐसे 500 सीरीज का आपको एक चार्ट दूंगी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा नोट्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डिपेंडिंग अपॉन नेचर। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या है, कि जो भैया आपको एविडेंसेस मिलते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में, वो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे एफडी का सर्टिफिकेट है, लोन का सर्टिफिकेट है, सेल्स बिल एक्सेट्रा। दूसरे होते हैं विजुअल सर्टिफिकेट, विजुअल एविडेंसेस। विजुअल एविडेंसेस का मतलब है जहाँ पे ऑडिटर विजुअल ऑब्जर्व करता है, अपनी आंखों से देखता है क्लाइंट्स मतलब इन्वेंटरी की वैल्यूएशन, इंटरनल कंट्रोल्स किस तरीके से फॉलोड अप हो रहे हैं, तो ऐसे एविडेंसेस को बोलते हैं आपके विजुअल एविडेंसेस। थर्ड वन इज द ओरल एविडेंसेस। ओरल एविडेंसेस का मतलब क्या है, कि क्वेश्चन पूछता है मैनेजमेंट या उसके स्टाफ से। तो अब तक आपको क्लियर हो रहा है ये फर्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर का ऑडिट एविडेंसेस।
नाउ नेक्स्ट जो आपका टाइप होता है वो होता है आपका डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। तो बेटा टू टाइप्स के सोर्स है। ऑडिटर भैया ऑडिट एविडेंसेस कहाँ से निकालेगा? एक होता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स के अंदर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जाके वो अपने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है, जैसे सेल्स इनवॉइस है, गुड्स रिसीव्ड इन इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, कैश मेमो, इन सबको कलेक्ट करता है। दूसरे क्या होते हैं एक्सटर्नल एविडेंसेस। सपोज उसको कोई सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल एविडेंसेस नहीं मिलता, तो भैया वो क्लाइंट के आउटसाइड, क्लाइंट के जो आउटसाइड जो यूजर्स हैं उनसे कलेक्ट करेगा। जैसे बैंक से कलेक्ट कर सकता है, क्रेडिटर से कलेक्ट कर सकता है, डेबिट क्रेडिट नोट ले सकता है, कोटेशन। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन सोर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन नेचर समझ में आया? ओके। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपका रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो रिलायबिलिटी नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। अब कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ऑडिट एविडेंसेस को देखें कि कौन कितना रिलायबल है। ठीक है, कौन कितना, मतलब इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स, ये डिपेंडिंग अपॉन द थ्री सर्कमस्टांसेस। ये कितने सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड होता है? थ्री सर्कमस्टांसेस। सो फर्स्ट सर्कमस्टांसेस कहता है एक्सटर्नल एविडेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल। एक्सटर्नल कंसिडर जनरल टू बी, एक्सटर्नल एविडेंसेस आप जो कलेक्ट करते हैं वो इंटरनल एविडेंसेस से ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज इंटरनल स्टाफ आपका कई बार मैनिपुलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड के अंदर इंक्लूड होता है। उस केस में अगर वो चीज इन्वॉल्व है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो आपने एक्सटर्नल रिकॉर्ड से ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो ज्यादा रिलायबल है। However, second, if an auditor has any reason to doubt on the independence of any third party, लेकिन क्या होता है अगर ऑडिटर को लगे कि जो थर्ड पार्टी से, क्रेडिटर से वो अपना कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिट एविडेंसेस गैदर कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी भी मतलब उसकी थर्ड पार्टी की इंडिपेंडेंस नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी भी इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट से। ठीक है, तो उसके ऊपर ऑडिटर को क्या करना है? अपना विजिलेंस, अपनी नॉलेज को यूज करना है, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने हैं। फॉर एग्जांपल कि क्रेडिटर भी पहले बोल रहा था कि यस मैनेजमेंट में फ्रॉड हुआ है, लेकिन अब 2 दिन बाद बोल रहा है क्रेडिटर के मैनेजमेंट में फ्रॉड नहीं हुआ, तो इट मीन्स ऑडिटर को डाउट होगा कि इस क्रेडिटर की इंडिपेंडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है। ठीक है, इस मैटर में ऑडिटर अपना विजिलेंसी यूज करेगा। थर्ड है ऑडिटर शुड ट्राई टू मैच द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस सो फार प्रैक्टिकल। देखो बिल्कुल मतलब ये एडवाइसेबल है कि जो इंटरनल एविडेंस मिले, जैसे कि आपका कैश मेमो मिला, सेल मेमो मिला, जो भी मिला आपका, तो जो क्रेडिटर से आपने सर्टिफिकेट लिया है उससे आप मैच कीजिए ऑडिटर को। तो ऑडिटर को ये पता लग जाएगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस में कोई डिफरेंस है भी या नहीं है। तो रिलायबिलिटी के 3 पॉइंट समझ में आए। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट वो है रेलेवेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। ये तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इस इंटरनल और एक्सटर्नल के उसमें डिफाइन किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेलेवेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। तो ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बच्चा लोग, तो इसमें से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्या आते हैं। तो क्वालिटी ऑफ ऑल ऑडिट एविडेंसेस इज अफेक्टेड बाय द रेलेवेंसीज एंड रिलायबिलिटी। नाउ अब ये क्वालिटी क्या है? भैया आप एक ऑडिट एविडेंसेस यूज कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको एक कैश सेल्स आपको चेक करनी है, कैश सेल्स आपके में सपोज कीजिए 50 लाख की कैश सेल्स है। अब 50 लाख का भी आपने फर्दर बाइफिकेशन देखा तो एक सेल्स जो है 10 लाख की और बाकी 5 और अंडर 5 के लैक्स के आसपास है। तो भैया आप जो ऑडिट एविडेंसेस, आपने सारे ऑडिट एविडेंसेस 5-5, 2-2 लाख की सेल्स के कलेक्ट कर लिए कि भैया रिक्विजिशन क्या बना था, ऑर्डर क्या आया था, सेल्स ऑर्डर वॉट एवर थिंग, कुछ पैसे आए हैं या नहीं, चेक बैंक पे पैसे आए हैं, कैश में सेल्स हुई है या नहीं हुआ, नोटेड है। लेकिन जो ये 10 लाख का कैश वाला है इसका कोई ऑडिट एविडेंसेस मिला ही नहीं। तो यहाँ पे आते हैं कि जो बाकी सारे आपने कैश सेल्स से रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो कितने रिलायबल हैं और कितने रेलेवेंट है। भैया ये रेलेवेंट है, लेकिन जो मेन सेल्स थी, जो हाई वॉल्यूम सेल्स थी, दैट इज फॉर 10 लाख कैश। सबसे पहली बात तो 10 लाख कैश तो हो ही नहीं सकती। अगर करा है ऑर्गेनाइजेशन से तो इसका ऑडिट एविडेंसेस क्या है? यानी कि बाकी सारे जो सेल्स से रिलेटेड आपने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, might be they are not relevant for that और might be they are not reliable for this। तो यही हम चीज करने वाले हैं। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? डील्स विद लॉजिकल कनेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। भैया अभी इसी एग्जांपल से आप 5 लाख का कैश सेल्स का ऑडिट कर रहे हैं,
50 lakhs का, आपने सारे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, 5 लाख के, 2 लाख के, 50,000 के, लेकिन जो मेन सेल्स दिखा रहा है वो 10 लाख की कैश एक ट्रांजेक्शन है, उसका कोई ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। तो ये जो बाकी सारे आपने ऑडिट एविडेंसेस कहे, दे आर रिलायबल टू द सर्टेन एक्सटेंट, वो इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि मेन फोकस तो इस सेल को चेक करना था, राइट। Now, relevance of information to be used at audit evidences may be affected by direction of testing. ये क्या है डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग भैया? जो आपको ये जो प्रूफ मिले हैं वाउचर्स वगैरह, क्या ये रिलायबल है या नहीं है, या फिर मैनिपुलेटेड है, तो ये ऑडिटर बाय द टेस्टिंग से चेक करेगा अपनी। अब टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं? टेस्टिंग ऑफ टेस्ट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स होती है कि हर चीज को डिटेल्स के अंदर चेक करना है, ठीक है, क्या उसका मतलब क्रॉस काउंटर एविडेंस अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। थर्ड वन रेलेवेंस में क्या है? अ गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में प्रोवाइड ऑडिट एविडेंसेस दैट इज रिलेवेंट फॉर सर्टेन असर्शन। बेटा असर्शन का मतलब होता है बिलीफ, मतलब असर्शन का बट नॉट, किस बेसिस के ऊपर, किस प्रूफ के ऊपर मैनेजमेंट ने वो इन्फॉर्मेशन लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड to the collection of receivable after the period end may provide audit evidences regarding existing and valuation but not necessarily cut off। अब देखो ये एग्जांपल क्या कह रहा है भैया, ऑडिटर ने क्या किया? इंस्पेक्शन करा। इंस्पेक्शन क्या है? ऑडिट प्रोसीजर का मेथड है। इंस्पेक्शन करने के बाद ऑडिटर को बिल्स रिसीवेबल्स, जो रिसीवेबल्स थे उसका मतलब ऑडिट उसके एग्जिस्टेंस और उसका वो मिला कि यस बिल्स रिसीवेबल लास्ट में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज प्रूफ हो गई कि यस एग्जिस्टेंस बिल्स रिसीवेबल है और प्रॉपर्ली वैल्यूड हुए हैं, लेकिन सॉरी, ये जो है ये ऑडिट प्रोसीजर पूरा रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लास्ट का 31 मार्च का जो एग्जिस्टिंग डेट है उस पे जो स्टैंडिंग बैलेंस है उसका पता चला है, लेकिन वो स्टैंडिंग बैलेंस में कट ऑफ का पता नहीं चला। कट ऑफ बोले तो क्या ये फर्स्ट क्वार्टर से बिलोंग करती है या ये कैरी फॉरवर्ड है पिछले साल की? तो समझ पा रहे हैं आप क्या होता है रेलेवेंस का मतलब? तो रेलेवेंस का मतलब क्या है कि रिलेवेंस का मतलब है कि आप कोई भी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और जिसका ऑडिट कर रहे हैं क्या वो उससे रेलेवेंट है भी या नहीं। अब ये बिल्स रिसीवेबल के केस में हमें उसकी कट ऑफ देखनी थी, लेकिन हमें एग्जिस्टेंस के सबूत मिले भाई, एग्जिस्टेंस के हमें क्या मिले? ऑडिट एविडेंसेस, सो दे आर नॉट अप टू दैट रेलेवेंट। ओके, क्लियर हो गया? अब एक और टर्म होती है बच्चों लोग, एक और टर्म क्या होती है आपकी? रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का तो वैसे मतलब होता है भरोसा, भरोसा, रिलायबल, ठीक है। Reliability of information is used as an auditor is influenced by its source and nature। तो एग्जाम्पल है influenced by source and nature। ओके, सो नेचर एंड सोर्स ऑफ इट्स नेचर। सोर्स का मतलब है भैया कि एक्सटर्नल सोर्स से हमें मिला है ऑडिट एविडेंसेस। आपको पता है कि अगर इंटरनली कोई फ्रॉड चल रहा है तो एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा रिलायबल होते हैं। नेचर का मतलब है आपको पता है ओरल एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं। एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन ऑब्टेन्ड, भैया रिलायबल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऑडिट एविडेंसेस कहाँ से, किस सोर्स से हमें मिले, किस नेचर के हैं और कौन से सर्कमस्टांसेस से हमने उसको कलेक्ट किया है, इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस वेयर द रेलेवेंट। Okay, now while recognizing the exception that exception may exist, the following generalizations about audit evidences may be useful। ओके तो ये जो आपकी कुछ पॉइंट्स है, जनरलाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, दे आर हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी, नॉट फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट, reliability of audit evidences is increased when it is obtained from independent source outside India। तो देखिए जब आप ऑडिट एविडेंसेस बाहर से ऑब्टेन करते हो तो रिलायबिलिटी उस केस में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी उस वो ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा भरोसे के लायक हो जाता है। सेकेंड कंडीशन क्या है? Reliability of audit evidences that is generated internally is increased when related controls, including over its preparation, improved by the entity are effective। जब आपके इंटरनल कंट्रोल्स ज्यादा इफेक्टिव है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंट्रोल्स ज्यादा इफेक्टिव है, इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज बोले तो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके फ्रॉम फर्स्ट टू एंड, अगर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जो इंटरनली ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं वो ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। थर्ड वन इज बेटा ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर। अगर ऑडिटर ने किसी के माध्यम से नहीं,
अपने आप ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जैसे कि एक्सटर्नल डायरेक्ट बात करके एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, डायरेक्ट बैंक से सर्टिफिकेट्स लेके, तो वो ज्यादा रिलायबल है। ठीक है ना। ऑडिट जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिले हैं वो आपके ज्यादा रिलायबल होते हैं ओरली से। तो समझ पा रहे हैं आप रिलायबिलिटी का कंसेप्ट? अगर समझ पा रहे हैं ना, और अब तक समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि यस मैम हम इस पे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और लाइक कर देना अगर पहले से ही इस एडिट्यूबर के पार्ट हो तो। ठीक है, और शेयर तो जरूर कर देना। ओके। सो कोशिश है कि आप लोगों को बहुत अच्छी से बेहतरीन तरीके से समझा पाए। The next thing is audit evidences provided by original document are more reliable। जो audit evidences आपने कई बार देखा होगा कि आप लोगों से ना फोटो कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं मांगते, वो आपसे ओरिजिनल दिखाने को मांगते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू चेक द रिलायबिलिटी सोर्स। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज्यादा रिलायबल होते हैं फोटो कॉपीज डॉक्यूमेंट से या स्कैंड डॉक्यूमेंट से। ओके। तो यहाँ पे आपने हमारा जो थर्ड एस्पेक्ट था, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी इज कंप्लीट। अब आती है सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। सफिशिएंसी, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब क्वांटम, क्वांटम, और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटम, काउंटिंग, कितना काउंटिंग क्वांटम है, और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट वन इज sufficiency and appropriateness of the audit evidences. Okay, तो आइए, the auditor shall design or perform a audit procedures that are appropriate in the circumstances for audit evidences। अगर क्वेश्चन आता है what do you mean by the sufficiency of audit evidences, तो ये 3 points are enough। ये 3 points आपके enough है। सिर्फ क्वेश्चन आता है what is sufficiency of audit evidences, तो आप क्या लिखेंगे? sufficiency is a measure of quantity of audit evidences। क्वांटिटी, क्वांटम जैसे मैं बात कर रही थी कि कितनी, कितना, कितनी क्वालिटी में, क्वांटिटी में वो सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल कि आपको, वही मैं कैश सेल्स का एग्जांपल लेती हूँ, आपको एक 10 लाख की कैश सेल्स थी, एक बाकी की बची हुई 40 लाख की। आपने क्या किया, छोटी मोटी सारी सेल्स के ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 10 लाख का एक कैश सेल्स हुई थी उसका एविडेंसेस नहीं, तो यानी कि वो क्वालिटी मैटर करती है उस ऑडिट एविडेंसेस से। इस केस से, इस एग्जांपल के लिए, इस एग्जांपल में आपको 10 लाख वाली कैश सेल्स का प्रूफ होना ज्यादा जरूरी था। Now, quality of audit, quantity of audit evidences needed to be effected by auditor। Now, ये मैटर होता है ऑडिटर जजमेंट का, ऑडिटर असेसमेंट का। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसी चीज का हाई है तो यू नीड अ मोर क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। अगर उनको ज्यादा हाई नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है हायर द असेस रिस्क मोर द ऑडिट एविडेंसेस। वही मैंने बात की, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट या रिस्क का होने का चांसेस ज्यादा है तो आपको क्या है, मोर ऑडिट एविडेंसेस आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर दी फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सफिशिएंसी यानी कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए किसी भी ऑडिट एविडेंसेस की, इसको वो अफेक्ट करते हैं। तो मटेरियल है, तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर आपका कोई भी मटेरियल, कोई भी आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या कोई भी इंफॉर्मेशन वो कम मटेरियल है तो आपको लेस ऑडिट एविडेंसेस चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई भी मैटर ज्यादा मटेरियल है तो आपको क्या चाहिए, मोर ऑडिट एविडेंसेस की रिक्वायर्ड है। Now, risk of material misstatement. Less audit evidences would be required.
Less audit and evidences would be required in case of assertion are less material to the users. Sorry, less audit evidences will be required to case in lower rate of, अगर आपका risk of material misstatement कम है तो वहां पे आपको लेस ऑडिट एविडेंसेस की जरूरत है. लेकिन अगर आप पे assertions ये है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो आपको ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस की जरूरत है. साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ग्रुप और सैंपल का मतलब होता है उसका एग्जाम्पल. लेस एविडेंसेस विल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्मॉलर. भाई स्मॉलर सैंपल आपने निकाला है स्मॉलर पॉपुलेशन से तो वहां पे आपको लेस ऑडिट एविडेंसेस चाहिए. लेकिन आपको बड़ा, आपने कोई बड़ा, आप अगर 50 करोड़ की सेल का ऑडिट कर रहे हैं तो हर एक सेल आपको चेक नहीं कर सकते, उसका सैंपल साइज निकाला है तो वहां पे आपको ऑडिट एविडेंसेस की ज्यादा जरूरत होगी. तो आपको अगर प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट को, ऑडिट एविडेंसेस को इफेक्ट करते हैं, तो आपको ये हेडिंग्स लिखनी है. मटेरियल, मटेरियलिटी में आपको लिखना है कि अगर आपका कोई भी असर्शन लेस मटेरियल है तो लेस ऑडिट एविडेंसेस, अगर असर्शन आपका ज्यादा मटेरियल है तो मोर ऑडिट एविडेंसेस. नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आरओएम एंड द रिस्क ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन. ओके, लास्ट है आपका एप्रोप्रिएटनेस, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस. एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? appropriateness is a measure of quality of auditing. The measure of quality, वो quantity था, ये quality है. ठीक है, that is its relevance, its reliability in providing the support for the conclusions. Reliability of audit evidences is influenced by its source and it's by nature. Okay, source का कहाँ से है, audit nature कहाँ से मिला है. Okay, now नेक्स्ट कंटेंट है इसमें सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. ऑडिट एविडेंसेस का सोर्सेज. सम ऑडिट एविडेंसेस इज obtained by performing audit procedure to test the accounting records. For example, so audit evidences is obtained. Audit evidences कुछ audit procedures को perform करके collect किए जाते हैं. कौन कौन से audit procedures है? टेस्ट ऑफ, रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है, रीपरफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, दोबारा से कुछ कैलकुलेशंस करनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, रिकंसिलेशन रिलेटेड एंड एप्लीकेशन टू सेम इंफॉर्मेशन. Though the performance of such audit procedures, auditor may determine that accounting records are internally consistent and agree with the financial statement. जब भी ऑडिटर ये ऑडिट प्रोसीजर करता है, यानी ऑडिटर को रीपरफॉर्मेंस करनी है, दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देखनी है, तो ऑडिटर को वहां पे मतलब ये डिटरमाइन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंटरनली, जिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे ये इंटरनली चीजें बनाई गई हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एग्री करती हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑडिटर अपना अलग जजमेंट यूज कर रहा है और मैनेजमेंट ने अपना अलग जजमेंट पे आपका बना रखा है. नेक्स्ट है आपका, दो द परफॉर्मेंस ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर में डिटरमाइन दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दिस हो गया. मोर अश्योरेंस इज ऑर्डिनरी obtained फ्रॉम द कंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. सो डिफरेंट सोर्स से अगर आपने इंटरनली, आपने एक्सटर्नली ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किया तो मोर अश्योरेंस, आपको अश्योरेंस ज्यादा मिलता है. ठीक है, information from source depending upon the identity that auditor may use, including confirmation from third parties and comparable about competitors. Okay. तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अब हमने कवर किया था अपना थर्ड टॉपिक, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. नाउ अब हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर. एंड नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट प्रोसीजर्स. व्हाट आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर दी ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर obtaining द ऑडिट एविडेंसेस. ऐसे कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं? सो आपके ना दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स हैं. ठीक है, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं आपके? तो यहाँ पे आप ये जो चार्ट है ये मेरे साथ बनाइए तो आपको और ज्यादा सही लगेगा. ओके, तो यहाँ पे लिखिए ऑडिट प्रोसीजर्स नीड टू परफॉर्म टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस. टॉपिक का नेम है टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस. ठीक है, तो अब हम ये चार्ट सा बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको वहां पे थ्योरेटी पे ले जाऊंगी. तो देयर आर टू ऑडिट प्रोसीजर्स. टू ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं? तो बेटा सबसे पहले है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. देखिए, रिस्क असेसमेंट
प्रोसीजर्स, ठीक है, जिसको हम RAP भी बोलते हैं। और सेकेंड आपका है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जिसको आप क्या बोलते हैं, FAP, ठीक है। ये आपका चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे ऐसे 330 में डिटेल्स के अंदर, ठीक है। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में आप ऐसे 3 डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का जो जिक्र है वो ऐसे 315 के अंदर दिया गया है, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरीज, ये सारी चीजें। अब आपने क्या करना है, यहीं पे आपने करना है सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। सब्सटेंसिव रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आते हैं, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में आपके पास जो आते हैं बेटा वो आते हैं ऑब्जर्वेशंस, इंक्वायरी, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। नाउ जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो आपके डिवाइडेड है 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से आपके, एक है आपके टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ओके। एक है आपके डिवाइडेड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। जो आपकी टेस्ट ऑफ डिटेल्स हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर होता है वाउचिंग चेक करना, अकाउंट बैलेंसेस चेक करना, अकाउंट बैलेंसेस चेक करना, ठीक है, और अकाउंट क्लासेस, ट्रांजैक्शन ऑफ क्लासेस चेक करना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना, कंट्रोल्स को आपको चेक करना, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना। अब इसके बाद सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब होता है ट्रेंड्स को चेक करना, एनालिसिस को चेक करना, रेशियोज को चेक करना। तो ये आपका क्या है, ऑडिटर के मेथड, ये आपका पूरा चार्ट पर बनेगा। अब हम इसको पढ़ते हैं जो बुक है उसमें से, ताकि हमें लिखने का प्रोसेस भी आ सके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो मैंने आपको चार्ट बनाया था, चार्ट बनवाया था मैंने आपको, तो इसमें यहाँ पे दे रखा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर फर्दर प्रोसीजर आपको 2 टाइप पे डिवाइडेड है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर। टेस्ट सब्सटेंसिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर आते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अकाउंट, क्लास, ट्रांजैक्शन, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर में रेशियोज चेक करना है, ट्रेंड चेक करना है। Now, what is risk assessment procedure? Audit procedure performed to obtain the understanding of identity, SA 315, and its environment, including entity internal controls of risk assessment. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो ऑडिट प्रोसीजर किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड, एरर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, असर्शन लेवल पे या होल लेवल पे, ठीक है, वो चीज चेक करने के लिए की जाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ओके। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में सबसे पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो जब भी ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है, ये इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है कि इंटरनल कंट्रोल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना इफेक्टिव है, कितना रेलेवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर में 2 है। एक है एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसकी हर ईच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करना है, उसकी कट ऑफ चेक करनी है, उसका वैल्यूएशन चेक करना है। और आपका सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या चेक करना है, डिटेल्स में कुछ चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, रेशियोज को चेक करो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स चेक करो, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या है, डिटेल के अंदर चेक करना है। In obtaining the understanding of existence from substantive procedure, it is controlled with a number of assertion. अब देखो ज्यादा मतलब एक बार फिर से, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, आपने इंक्वायरी करी, ऑब्जर्वेशन किया, आपको लगा एज एन ऑडिटर उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या करोगे, सबसे पहले कंट्रोल चेक करोगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्दर आप प्रोडक्ट प्रोसीजर चेक करेंगे, डिटेल्स चेक करेंगे उसकी, या फिर रेशियोज, ट्रेंड्स वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है।
आई थिंक अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, परेशानी, दुविधा, परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस। तो अब कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो मैं बात कर रही थी कि जो मेथड्स के किस तरीके से आप ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हो। तो बेटा सबसे पहले इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कई बार आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्पेक्शन? कोई केस स्टडी पे इंस्पेक्शन आ सकता है। तो इंस्पेक्शन अलग है इन्वेस्टिगेशन से। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन, दिस इज अ कीवर्ड, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जहां पे आप रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे पेपर फॉर्म में हो। ओके। नाउ एग्जांपल ऑफ इंस्पेक्शन इज एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंस्पेक्टेड रिकॉर्ड्स। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन किसके पास है, ये कंट्रोल कौन एप्लीकेबल करता है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंस्पेक्शन। नेक्स्ट अब चलो, some documents represent direct audit evidences and existence of assets, examples of the bond, इंस्पेक्शन ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन के। तो ये इंस्पेक्शन अगर आता है तो 5 मार्क्स के लिए आपके इतने पॉइंट्स लिखना रेलेवेंट है। ओके। इंस्पेक्शन के बाद सेकंड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस आता है, वो आता है आपका इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। अब ये ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्या होता है? ये ऑब्जर्वेशन का मतलब है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कंटिन्यूसली लुकिंग, कंटिन्यूसली एनालिसिंग द प्रोसीजर। जैसे कि कोई इन्वेंट्री का वेयर हाउस में इन्वेंट्री का कैसे एग्जिट होता है, फीफो मेथड होता है, लिफो मेथड होता है, तो वहां पे आपको डिटेल ना समझ के आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस कैसे होता है, या स्टॉक का यू कैन से स्टॉक का जो आपका आना जाना रहता है वो किस तरीके से होता है। Audit procedures being performed by the auditor, for example, auditor observation of inventory counting by entity personnel. Observation provide audit evidences about performance of the process, but limited in the point in time which observation take place. नेक्स्ट जो मेथड है बेटा वो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो आपका एस ए 505 से डोल करता है, जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। External confirmation represent the audit evidences obtained by the auditor who is written response to the auditor. Written response confirming party, जैसे कि बैंक का सर्टिफिकेट्स आपने बैंक से लिया है, electronic another medium. External confirmation are relevant when addressing assertion to the certain account balances and elements. However, external confirmation need not to be restricted account balance. So, for example, auditor may request confirmation in terms of agreements, transaction with a third party. Okay, so ये कुछ example थे external confirmation से related. नाउ रिकैलकुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चा बाटी? रिकैलकुलेशन का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल के भैया डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर ऑफ कमीशन ओमिशन तो नहीं हुआ है। रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि दोबारा से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना, अकाउंट्स रिसीवेबल्स को देखना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाना, वट एवर द थिंग्स इज। नाउ नेक्स्ट मीन्स एनालिटिकल प्रोसीजर, इट कंसिस्ट ऑफ इवेलुएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो डेटा आप यूज करते हैं उसको मिला के बनता है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब इस एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर फर्दर क्या इंक्लूड होता है? ठीक है, एनालिटिकल एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बाद बच्चों लोग आते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल। इंक्वायरी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, विद इन और आउटसाइड द एंटिटी, दोनों जगह से, वो होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी इज यूज्ड टू एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। सो रिटर्न इंक्वायरीज, ओरल इंक्वायरीज, इंक्वायरीज पूरे ऑडिट प्रोसीजर के दौरान चलती है। ऐसा नहीं आपने स्टार्टिंग में इंक्वायरी करी फिर आपने छोड़ दिया, नहीं, पूरे प्रोसेस पे चलेंगी। इवेलुएटिंग रिस्पॉन्सेज टू द रिस्पॉन्सेज का मतलब जो इंक्वायरी है उसके बदले में क्या रिस्पॉन्स आया। आपने कुछ इंक्वायरी की लेकिन लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया उसको इवेलुएट करेंगे कि वो रिस्पॉन्स जो है रीजनेबल रिलायबल है भी या नहीं है।
Next, in respect of some matters, auditor may consider is necessary to obtain the written representation from the management and those charged with governance. So भैया सब कुछ मैटर्स के अंदर ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है मैनेजमेंट ने या दोज चार्ज विद गवर्नेंस से. Although inquiry may provide important audit evidences and may be even produce evidences of misstatement, inquiry alone ordinarily does not require sufficient audit evidences in the absence of material misstatement. Okay, तो ये अभी हमने पढ़ा इंक्वायरी के बारे में. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं? नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. तो ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म, जो अभी हमने ऑडिट प्रोसीजर अभी अभी पढ़े, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी जो भी है, उसको परफॉर्म करने का नेचर और टाइमिंग. सो नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज अफेक्टेड बाय, क्वेश्चन आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस सर्टेन पॉइंट्स. भैया आपका ऑडिट एविडेंसेस इसमें अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में अवेलेबल है, फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, और किस टाइम पे अवेलेबल है. एक एग्जांपल पढ़ते हैं. सोर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइसेस में एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. When an entity uses electronic commerce, it may be discarded after scanning, and when an entity uses image processing to facilitate storage and reference. Okay. Second is certain electronic information may not be retrievable. भैया उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं किया जाता, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ टाइम. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा असर्शन का. ओहो, व्हाट इज दिस? Okay, the next topic is the next thing is assertions. assertions जो है, assertion की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है आपको, मतलब देखना, या assertions का है, और फाइनेंशियल स्टेट जो मेरा एक चैप्टर और है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने वहां पे ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखे, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी. तो वीडियो को भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी ताकि आप लोगों को और बेटर क्लैरिफिकेशन मिल सके. लेकिन फिर से assertions का मतलब क्या होता है? assertions का मतलब होता है मैनेजमेंट के द्वारा की गई रिप्रेजेंटेशन जिसके बेसिस पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की गई है. नाउ ट्रांजैक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर. अगर ये ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा है तो बेटा समझो ये किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बनाया है, किस assertions पे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आपने लिखा है सेल्स, ठीक है, तो सेल्स का आपने अमाउंट लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस में. तो फर्स्ट बेसिस क्या है इसको चेक करने का? अकरेंस, क्या ये सेल्स और इवेंट हुआ था या नहीं हुआ था. कंप्लीटनेस, क्या भैया ये सेल्स अमाउंट यहाँ पे जो लिखा है इंक्लूडिंग ऑल सेल्स ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं, कितना ये एक्यूरेट लिखा गया है या नहीं. कट ऑफ क्या है, जो ये सेल्स अमाउंट सेल्स में लिखा गया है इसमें कौन कौन सी क्वार्टर्स की सेल्स इंक्लूड है, क्या प्रीवियस ईयर की इंक्लूड है या नहीं, ठीक है. क्लासिफिकेशन, क्या ये प्रॉपरली क्लासिफाइड है या नहीं, क्रेडिट सेल्स का क्रेडिट सेल्स में, कैश सेल्स का कैश सेल्स में, ठीक है. तो ये है ड्यूरिंग द ईयर में असर्शंस, मतलब रिप्रेजेंटेशन यूज्ड बाय द मैनेजमेंट. नेक्स्ट आपका है अकाउंट बैलेंस एट द पीरियड एंड. ओके, पीरियड एंड की बच्चा लोग यहाँ पे बात कर रहा है, तो पीरियड एंड की अगर बात कर रहा है तो ये बात कर रहा है आपका बैलेंस शीट पे एग्जिस्टेंस. अब जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट का एक कैश बैलेंस है, कैश इन हैंड या कैश एग्जिस्ट है या नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है भैया ये कंपनी का ही बैलेंस है या नहीं, कंप्लीटनेस रिकॉर्डेड है, वैल्यूएशन, और इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसका कैश की जगह इन्वेंट्री का एग्जांपल लो तो ये उसमें ये है नहीं. लास्ट है आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. तो ये तो आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से आप प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर करते हैं. अकरेंस एंड राइट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में भी अकरेंस राइट, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड एक्यूरेसी. नाउ ये तो हुआ आपका कंप्लीट असर्शंस के बारे में. नाउ नेक्स्ट वी गोइंग टू डू द न्यू टॉपिक इज ऑडिट ट्रायल. ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है?
ट्रायल नहीं है, वो ट्रेल है। Audit trail is documented flow of transactions. It is used to investigate the source of transaction were other inserted into financial. अब देखो फॉर एग्जांपल ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है, कोई ऑडिटर ऑडिट करेगा तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स हैपन हुई, ट्रांजेक्शन हैपन होने के बाद मतलब इसको जर्नल एंट्री में पास किया गया, जर्नल एंट्री के बाद इसको ट्रायल लेजर्स में भेजा गया, लेजर्स में भेजने के बाद इसको ट्रायल बैलेंस में लिखा गया, ट्रायल बैलेंस में लिखने के बाद इसको जो वट एवर जो थिंग है वो, तो ये क्या है, एक सीरीज ऑफ स्टेप, जैसे कि परचेज कैसे करना है, परचेज का परचेज ऑर्डर आता है, फिर स्टॉक चेक किया जाता है, तो ये क्या है, ऑडिट ट्रेल। ओके, अगर इसमें से एक भी स्टेप मिसिंग है तो ऑडिटर को दोबारा से थिंक करने की जरूरत है, क्यों स्टेप मिसिंग है। इट इज यूज्ड एज ऑडिट एविडेंसेस टू एस्टेब्लिश द ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूजर एक्टिविटी। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड बाय द अकाउंटिंग ट्रे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होता है। ऑडिट ट्रेल्स को ऑडिट लॉग्स भी बोलते हैं, एक्ट एज अ रिकॉर्ड कीपर, उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये ट्रांजेक्शन डन हुई है। Audit trails involves cost. The cost is not only term of system expenditure, but also in the terms of time involved in analytical made available trails. Systems such as the features of audit trial inspires confidence in auditors since audit trials. Okay, so ये audit trial का आपका option था. Basically, it's a series of steps. Okay, so the next concept is now the important, what are the auditor's duties where information used, and auditor की क्या duties है जब information use होती है audit evidences की तरह। so first है information, तो कौन सी duties है, अगर information जो कि present की गई है, information prepared using the work of management expert, किसी management expert ने work किया है, उसकी उसका मैनेजमेंट का वर्क ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंसेस की तरह यूज किया है। So when information is used as audit evidences has been prepared using work management expert, एंटी ही ऑडिट प्रोसेसेस में भी भैया नेचर देखना है, कॉम्प्लेक्सिटी देखना है कि किस नेचर से किस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैनेजमेंट ने वो एक्सपर्ट स्टेटमेंट बनाई है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं उस मैटर के अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज है या नहीं ऑडिट एविडेंसेस के, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ एक्सपर्ट्स की बातों पर भरोसा करेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। Okay, next one is whether management experts is employed by the entity or it is partly engaged to provide reasonable services, extent to which management can exercise control influence of the work, whether the management expert is subject to the technical performance। मैडम ये 10 पॉइंट्स किस में लिखने हैं बेटा, अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि how auditor going to use the information as audit evidences for management expert, तो क्या करना है, तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मैटर, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको देनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज when information using information produced by the identity, जो आइडेंटिटी ने प्रोड्यूस किया, अब एक्सपर्ट ने नहीं है, द ऑडिटर शैल इवेलुएट वेदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली रिलायबल फॉर द पर्पस ऑफ नॉट, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या सफिशिएंटली रिलायबल है भी या नहीं, obtaining audit evidences about accuracy and completeness of information, evaluating whether the information is sufficiently precise and detailed. Okay, now ये तो बात हुई इंफॉर्मेशन कैसे यूज करेगा ऑडिटर एज अ ऑडिट एविडेंसेस। नाउ अब तो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेलेक्टिंग आइटम्स टू टेस्टिंग एंड, कौन कौन से आइटम्स को सेलेक्ट करना है ताकि वो ऑडिट एविडेंसेस का टेस्ट कर सके। तो मींस अवेलेबल फॉर सेलेक्टिव आइटम, तो सेलेक्टिव आइटम्स का मतलब है आप 100% सारे आइटम्स को एक एक करके उसको ऑडिट एविडेंसेस, उसका ऑडिट प्रोसेसेस कर सकते हो।
कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हो जो हाईली वल्नरेबल है, और या फिर ऑडिट सैम्पलिंग का यूज कर सकते हो। सो सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स का मतलब क्या है कि ऑडिटर में डिसाइड ना, यहाँ पे लिखा ऑडिटर में डिसाइड, तो ऑडिटर को डिसाइड करना है कि उसको पूरी पॉपुलेशन, सेल्स है, सेल्स में 5 करोड़ की सेल्स, 50 करोड़ की सेल्स है, पूरी 50 करोड़ की सारी सेल्स को, सारे इनवॉइसेस को देखना है, या उसके अंदर से भी लेवल है, 50 करोड़ ने 1 करोड़ वाली को देखना है, 5 लाख वाली को देखना है, इस तरीके से। 100% आइटम्स इज अनलाइकली, सिंपल बात है, 100% आइटम्स कभी भी कोई भी ऑडिटर नहीं चेक कर सकता, ठीक है, अगर सिर्फ एक कंडीशन में साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो। 100% एग्जामिनेशन में भी अप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग केसेस। तो मैं यही बता रही थी कि 100% कहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन इन का रिक्वायरमेंट, मतलब ऑडिट एविडेंसेस 100% सारी इन्फॉर्मेशन कब चेक होती है, व्हेन दे आर स्मॉलर, स्मॉल होती है ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सिग्निफिकेंट रिस्क, डू नॉट प्रोवाइड, अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व है और ऑडिटर को लगता है कि नहीं क्लियर पिक्चर नहीं है, तो वो 100% हर आइटम्स को चेक कर सकते हैं। कोई आइटम रिपीटेड नेचर की रिपीट हो रही है, तब 100% आइटम चेक करता है। सेकंड केस क्या होता है कि 100% आइटम्स को चेक ना करके स्पेसिफिक आइटम्स को चेक करना है। तो स्पेसिफिक आइटम्स को चेक करने के लिए पॉपुलेशन का मतलब होता है होल ग्रुप, ठीक है, होल ग्रुप, उसमें से ऑडिटर अपना डिसाइड करता है कि जिसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है, मैं उसे उस आइटम को चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल, परचेज रिटर्न के अंदर, क्रेडिट नोट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद है, तो वो उस आइटम को चेक कर लेगा, ठीक है। Now, it's also a judgmental specific selection. Now, specific item may include high value और key items. High value important है कि स्पेसिफिक आइटम्स में क्या क्या चीजें ऑडिटर को इंक्लूड करनी है। तो हाई वैल्यू और की आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू हाई होती है, जो की आइटम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। सेकंड, ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, एक अमाउंट के बाद, 1 करोड़ के बाद जितनी भी 1 करोड़ की मोर आइटम्स होंगी उसको चेक करेगा ऑडिट एविडेंसेस में। आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ऐसी आइटम्स जिससे ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिलती है मैटर से रिलेटेड, वो आइटम्स चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के दिखाने हैं, तो वही उससे पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयज का क्या प्रोसेस रहता है, क्या चीज है। नेक्स्ट, ऑडिट सैम्पलिंग, ऐसे है ऑडिट सैम्पलिंग का, सैंपल में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, इनकंसिस्टेंसी इन द डाउट्स एंड रिलायबिलिटी, अगर ऑडिटर को इनकंसिस्टेंट डाउट है रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंसेस के रिलायबल होने पे, इफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स आर इनकंसिस्टेंट, एक सोर्स से, इंटरनल सोर्स से ऑडिट एविडेंसेस लिए हैं लेकिन वो एक्सटर्नल सोर्स से कंसिस्टेंस नहीं है, या फिर उसको उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है, तो अब देखो तो क्या करना है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन व्हाट मॉडिफिकेशन एडिशन टू द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी, क्या कुछ एडिशन, क्या कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स में, ताकि मैं इसका इस मैटर को रिजॉल्व कर सकूं। तो प्रश्न आता है कि अगर कोई सी डाउट है ऑडिट एविडेंसेस में, तो ऑडिटर को क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करना है, द ऑडिटर नीड्स टू थिंक व्हाट मॉडिफिकेशन एंड एडिशन हैज टू बी देयर, resolves the matter, okay. Second, relying on the work of management expert, अगर ऑडिटर ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क पे भरोसा किया है, when information is used as audit evidences has been prepared using management, जो information है ऑडिट एविडेंसेस की तरह यूज की गई है, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो कि एक्सटर्नल मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऑडिटर ने निकाली है, द ऑडिटर शैल एक्सटेंड टू नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू सिग्निफिकेंस ऑफ, ऑडिटर को जितना जितना हो सके उसके मैटर पे सिग्निफिकेंट, मतलब उस पर भरोसा दिखाना चाहिए। तो वो भरोसा दिखाने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, कुछ ऑडिट पर्पसेस, मतलब ये चीजें फुलफिल करनी चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए कंपिटेंस उसका, अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट को समझना चाहिए ऑडिटर को, इवेलुएशन द appropriateness of expert work. Now, an auditor or organization possessing expertise in the field other than accounting and auditing, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मतलब नहीं है सीए, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ठीक है, कोई और हो गया, एक्चुअली हो गया। Now, next and most important in the last part of essay 500, evaluation of audit evidences. Evaluate करना, essay 500 audit evidences is applicable to all audit evidences in course of the audit. Most of the auditor work forming audit opinion consists of obtaining and evaluating audit evidences. So last, the auditor has to conclude whether sufficient appropriate audit evidences has been obtained to reduce the audit. भैया क्या सही सलामत audit evidences को obtain किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है।
अभी आप लोगों को ये पूरी चीजें समझ में आई? अगर अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप मैं यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भेज रही हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां जाके इसको ज्वाइन हो जाइए, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज। ठीक है, तो ओके। तो अभी तक हमने ऐसे 500 में अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो ये समरी दे रही हूँ। अभी तक हमने ऐसे 500 में पढ़ा कि सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा हमने क्या, ऑडिट एविडेंसेस होता क्या है। क्या, व्हाट इज ऑडिट एविडेंसेस? तो ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपकी दो तरीके की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट में आपको बता रही हूँ। तो ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो आपकी contained in accounting records, information contained in accounting records। so first thing है accounting records में जो information है, और information contained in other records। other records का मतलब क्या होता है बेटा, other records का मतलब है मीटिंग्स में, मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, मीटिंग्स के मिनट्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, इन दोनों चीजों को कुल मिला के क्या बोला जाता है, ऑडिट एविडेंसेस। सेकंड जो हमने इसके अंदर आस्पेक्ट पढ़ा जो ऐसे 500 के अंदर, तो ऑडिट एविडेंसेस जो होते हैं वो होते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस क्या क्या होते हैं, तो आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस में दो टाइप का फ्लो चार्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर में हमने तीन टाइप के पढ़े, डॉक्यूमेंट्री, रिटर्न डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में। नेक्स्ट हमने पढ़ा विजुअल, थर्ड पढ़ा हमने ओरल। ठीक है, सोर्स में हमने पढ़ा दो टाइप के, इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब यहाँ पे हम रिलेवेंस और रिलायबिलिटी की बात करते हैं, जो हमने तीसरा कैटेगरी पढ़ी। आई होप सो, मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ ही लिख रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी, थर्ड कैटेगरी क्या पढ़ी हमने, रेलेवेंस एंड द रिलायबिलिटी। रेलेवेंस, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। तो रेलेवेंस का मतलब आपका क्या होता है, रेलेवेंस का मतलब होता है कि कितना जो आपका ऑडिट एविडेंसेस आप ले रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है। ठीक है, तो क्या रिलेवेंसी है उसमें, क्या रेलेवेंस नहीं है, वो हमने रेलेवेंस के बारे में पढ़ा। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कितना भरोसे लायक है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने इसके अंदर पढ़ा सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे 500 में क्या है। सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड, एंड अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी से रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो फिफ्थ टॉपिक पढ़ा हमने, ऑडिट प्रोसीजर्स। जो मैंने आपको बताया था ऑडिट प्रोसीजर्स, इसका भी मैं चार्ट बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ऑडिट प्रोसीजर्स टू परफॉर्म द ऑडिट एविडेंसेस, दो टाइप्स के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं आपका, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी एंड एनवायरमेंट का करना है, आइडेंटिफाई द एनवायरमेंट, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपके टू टाइप्स के हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंशियल प्रोसीजर। सब्सटेंशियल प्रोसीजर आपके टू टाइप के हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर फिफ्थ टॉपिक हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जो हमने ऐसे 6 से 500 के अंदर जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा बेटा, वो मेथड्स पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मेथड्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे हमने, मेथड्स पढ़े थे बच्चा बाटी, इंक्वायरी। मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या, इंक्वायरी पढ़ा, इंस्पेक्शन पढ़ा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पढ़ा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा। तो यानी कि ये कुछ चीजें हमने ऐसे 500 के अंदर कंप्लीट की। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ऐसे जो ये चैप्टर नंबर 4 है, ये काफी बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर हमने अभी पहले ऐसे 500 कवर किए, विच इज इक्विवेलेंट इक्वल टू सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपके इक्विवेलेंट है।
तो आप इसको फर्स्ट ले लीजिए। हालांकि मैं इस तरीके से लाऊंगी, जो बच्चे कहते हैं कि मैम इकट्ठा, जब देखो इकट्ठा कई सारे चैप्टर होते हैं, जो कई लेक्चर्स में एक एक चैप्टर को खत्म होने में कम से कम आपके 6-7 लेक्चर्स लग जाते हैं। तो आप बने रहिए। ऐसे 500 हो गया, नेक्स्ट क्लास में ऐसे 501 करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो थोड़ा सा लव सपोर्ट अपना दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो, और शेयर कर दीजिए उन बच्चों के लिए जो जिनको इन लेक्चर्स की नीड है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जल्द होगी जीत की दहाड़ एटीट्यूड पर, आपके अपने सीए फ्री चैनल के एटीट्यूड के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।